Hello students, today we have discussed about the important questions of NCERT extract of chapter atomic structure। बेटा आज हम कुछ important questions करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT एक्सट्रैक्ट से। तो हमारा चैप्टर है आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर उसके मास की रेशो हम मास ऑफ प्रोटॉन से निकाल दें तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हमने इसमें रेशो निकालनी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा हमें पता होना चाहिए दोनों का मास। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेशो निकाल देंगे। तो देखो बेटा मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। जब हम 1.672 को 9.11 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 0.1837, और 10⁻, ऊपर -24 है, नीचे -28, और -28 ऊपर जाकर +28 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा 0.1837 इंटू 10⁻⁴। तो बेटा देखो हम 4 डेसिमल्स राइट साइड को मूव करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो जितने पॉइंट्स हम राइट साइड को जाते हैं उतना हम माइनस कर देंगे 10 की पावर से, 837 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 1837/1। तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन के मास की और प्रोटॉन के मास की रेशो निकालो। तो इलेक्ट्रॉन के कितना आंसर आ रहा है 1, तो प्रोटॉन का कितना आ रहा है 1837। तो हमारे पास रेशो ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1:1837 इज आवर आंसर। तो हमारा सी आंसर क्या होगा, ऑप्शन। तो बेटा देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट। तो बेटा हमें एलिमेंट कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चंस में, X 89 231। तो बेटा इसके पास उन्होंने बोला प्रोटॉन्स निकालो कितने होंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन्स निकालो कितने होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स निकालो हमारे पास कितने होंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन्स निकालने, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है कि अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम होता है, ठीक है, इन न्यूट्रल एटम, अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, उतने ही उसके पास क्या होते हैं प्रोटॉन, ठीक है, और उतने ही उसके पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे न्यूट्रल एटम में जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो बेटा एटॉमिक नंबर कितना है इसके पास, एटॉमिक नंबर हमारे पास है 89, तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 89 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे हमारे पास 89। ठीक है, तो उन्होंने न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए बोला, और हमें पता है कि जो हमारा मास होता है वो किस पर डिपेंड करते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो मास कितना बेटा हमारे पास 231, तो प्रोटॉन बेटा हमारे पास कितने 89, तो हमने न्यूट्रॉन्स निकाले हैं 231 - 89। जब हम 231 - 89 करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे 142, तो न्यूट्रॉन आ गए हमारे पास 142। तो हमें ऑप्शन को टिक करना है जहाँ पर प्रोटॉन 89, न्यूट्रॉन 142 और इलेक्ट्रॉन्स 89 होंगे। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा आंसर, क्योंकि इसमें रिस्पेक्टिवली हमने क्या करना है, इसको आंसर को चेक करना है, प्रोटॉन्स कितने 89, न्यूट्रॉन्स कितने 142 और इलेक्ट्रॉन्स कितने 89। तो बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू दैट ऑफ आर्गन। तो उन्होंने बोला इस क्वेश्चंस में हमें बताइए कि इस ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस
वो होगा जिसके पास जितने हमारे पास न्यूट्रॉन आर्गन के पास है उतने न्यूट्रॉन्स इस ऑप्शंस में किसके पास नहीं होंगे, ठीक है। तो हम सभी के न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आर्गन 48। तो देखो बेटा न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, हम मास से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। मास कितना हमारे पास, मास कितना आ रहा है हमारे पास 40 और प्रोटॉन्स कितने हमारे पास 18, तो आंसर आ गया 22। अब हमने ऑप्शन में चेक करना है कि किसके पास न्यूट्रॉन 22 नहीं है। तो ए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, पोटाशियम 41 19। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास माइनस प्रोटॉन। तो मास कितना 41, प्रोटॉन कितने आ गए हमारे पास 19, तो माइनस करेंगे आंसर 22, ठीक है। तो बी ऑप्शंस को देखो, स्कैंडियम हमारे पास 43 मास और 21 एटॉमिक नंबर। तो क्या निकालेंगे, मास माइनस प्रोटॉन। तो मास कितना 43 और 21 प्रोटॉन माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22, ठीक है। और सी ऑप्शन स्कैंडियम, ठीक है, हमारे पास कितना है 21 और मास कितना दिया हुआ है हमें 40। तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, मास माइनस प्रोटॉन। तो बेटा मास कितना हमारे पास 40 और प्रोटॉन कितने हैं 21। तो जब हम 40 से 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 19। तो उन्होंने बोला कि किसके पास 22 न्यूट्रॉन्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में कितने न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं हमारे पास 19। तो एक बार डी भी निकाल लेते हैं हम। डी में क्या दिया हुआ है, कैल्शियम। तो उन्होंने मास कितना दिया हुआ 40 और एटॉमिक नंबर 20। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास माइनस प्रोटॉन। मास कितना 42 और प्रोटॉन कितने 20, माइनस करके आंसर कितना आ गया 22। तो उन्होंने बोला कि देखो क्वेश्चन में भी आर्गन दिया हुआ है 22, ए ऑप्शन में 22, बी ऑप्शन में 22, डी ऑप्शन में 22। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज आर आंसर। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उन्होंने पूछा इन ऑप्शंस में किसके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने के लिए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो किस ऑप्शन के पास एटॉमिक नंबर भी सेम है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इन दोनों का तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होंगे। बी ऑप्शन में ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इन दोनों का भी एटॉमिक नंबर डिफरेंट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट। सी ऑप्शन में आर्गन एंड पोटेशियम आ गया, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट। तो उन्होंने बोला डी ऑप्शन को हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास क्लोरीन का आइसोटोप दिया हुआ है, एक का मास 35 और एक का मास हमें 37 दिया हुआ बेटा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, तो आप इसको लिख सकते हो जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। जहाँ आप लिख सकते हो एंड हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आइसोटॉप्स। क्लोरीन 35 और 37 दोनों क्या है हमारे पास, आर आइसोटॉप्स। और आइसोटॉप्स होने के कारण इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा यही हमारे पास आंसर होगा, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें सेम एटॉमिक नंबर चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम चाहिए। तो अब आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि जो आइसोटॉप्स होंगे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ आर आंसर। तो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो देखते हैं हम। हाइड्रोजन हैज़ द 3 आइसोटोप प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। दे हैव अ नियरली सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो बोल रहे हैं हमारे पास 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन के, ठीक है। कौन कौन से हाइड्रोजन के आइसोटोप से, हाइड्रोजन 1 प्रोटियम, हाइड्रोजन 2 ड्यूटेरियम जिसका मास 3 मतलब ट्रिटियम। तो हमारे पास उन्होंने बोला कि इनके पास हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स है, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो तो सेम होगी,
ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होगी बट उसके पास जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होगी। तो क्या बोल रही है कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के कारण कौन सी ऑप्शन इसमें डिफरेंट होगी। तो ए ऑप्शन बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन, बी ऑप्शन एटॉमिक नंबर, सी इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो डी इज़ द एटॉमिक नंबर। तो बेटा उन्होंने बोला फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट मतलब फिजिकल, तो आप इसको लिख सकते हो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अब हम देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन को क्या लिख सकते हैं हम, मास। ठीक है, लिख सकते हैं हम एटॉमिक मास। तो इट मीन्स अगर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करेंगी तो अल्टीमेटली ये किस पर डिपेंड करिए, एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास भी किस पर डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो अल्टीमेटली एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेटा जो होगी वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आ रही है तो इट मीन्स आपके जो एटॉमिक मास होगा वो डिफरेंट आएगा। क्लियर, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा आंसर। तो बेटा देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन द स्पीशीज आर इक्वल टू 10, 8 और 8 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द प्रॉपर सिंबल ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने इलेक्ट्रॉन भी बता दिए कितने हैं, न्यूट्रॉन्स भी एंड प्रोटॉन भी, तो उन्होंने बोला प्रॉपर सिंबल बताओ। तो बेटा देखो हमारे पास फर्स्ट क्या दिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमें फर्स्ट क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हमें उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए 10। तो न्यूट्रॉन्स की बात की तो न्यूट्रॉन्स कितने दिए उन्होंने हमारे पास 8, और प्रोटॉन की बात की तो प्रोटॉन हमें कितने दिए उन्होंने 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 8, न्यूट्रॉन भी 8 एंड प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन सॉरी 10, न्यूट्रॉन 8 और प्रोटॉन 8। तो उन्होंने बोला प्रॉपर सिंबल बताओ। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो मैं अब लिख सकती हूँ एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो जो मास होगा बेटा वो किस पर डिपेंड करेगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने 8, प्रोटॉन कितने 8 मतलब 16, तो मास होगा इसका 16। तो बेटा देखो अगर तो न्यूट्रल एटम होगा, ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको अगर हम देखेंगे इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन्स हमारे पास न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इन न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 8, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इट मीन्स इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। तो हमारे पास प्रॉपर सिंबल क्या होगा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, डी इज आर आंसर। तो बेटा देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शोन इन अ फिगर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बेटा हमारे पास एक फिगर दी हुई है ए एंड एक फिगर दी हुई है बी। अगर आप दोनों को ध्यान से देखो तो उन्होंने बोला कि इन दोनों में से वेलोसिटी डिफरेंट होगी, फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी, वेवलेंथ डिफरेंट होगी या एनर्जी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो आप देख रहे हो कि इन दोनों फिगर्स में जो क्रस्ट का डिस्टेंस है बहुत बढ़ रहा है, ए में ज़्यादा है और बी में जो क्रस्ट का डिस्टेंस है वो कम है। इट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि जो वेवलेंथ है इन फिगर ए, जो वेवलेंथ है, जो लैम्डा की वैल्यू वो ज़्यादा है। ठीक है, वो इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि क्रस्ट में डिफरेंस ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें इन फिगर बी की, अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो बी फिगर में वेवलेंथ हमारे पास कम आ रही है। तो ठीक है, तो दोनों में वेवलेंथ का डिफरेंट तो आ ही गया, तो हमारा सेकंड वेवलेंथ में डिफरेंट तो आ ही रहा है। लेकिन अगर हम वेवलेंथ को देखें तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, सी वाई फ्रिक्वेंसी। अगर वेवलेंथ चेंज हो रही है, अगर इस फॉर्मूले से मैं फ्रिक्वेंसी को निकालूँ तो मेरी फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ डिफरेंट आ रही है दोनों फिगर्स में तो फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। तो हम एनर्जी कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो अगर दोनों फिगर्स में हमारे पास वेवलेंथ डिफरेंट आ रही है तो एनर्जी भी डिफरेंट आएगी। इट मीन्स हमारे पास वेवलेंथ तो हमें दिखाई देने से ही पता चल रहा है कि दोनों में डिफरेंट होगी, और फ्रिक्वेंसी
भी दोनों में डिफरेंट आएगी और फिर एनर्जी भी दोनों में डिफरेंट आएगी, क्योंकि जो वेवलेंथ है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, एनर्जी भी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो उन्होंने पूछा कौन कौन से वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी, इन चारों में से दोनों फिगर्स में कौन सी चीज़ डिफरेंट आएगी। तो तीनों, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, कि दोनों फिगर्स में वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, एनर्जी भी डिफरेंट होगी। क्लियर। तो बेटा देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा अरेंज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ए बी सी डी एंड ई इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास 5 रेडिएशन है, रेडिएशन ए बी सी एंड डी एंड ई। तो हमें तीनों की ए बी सी की फ्रिक्वेंसी गिवन है और डी एंड ई की वेवलेंथ गिवन है। तो उन्होंने बोला इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में क्या करेंगे, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो इस क्वेश्चंस को। पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमारे पास एक रेडिएशंस ए होगी, ठीक है, एक रेडिएशंस क्या होगी हमारे पास बी, एक रेडिएशंस कौन सी आ रही है हमारे पास सी, एक रेडिएशन आ रही है डी और एक रेडिएशंस आ रही है ई। तो ए में हमें कितनी फ्रिक्वेंसी दे रखी है 10⁻15 और बी में कितनी फ्रिक्वेंसी दे रखी है 10⁻14 और सी में कितनी दे रखी है 10⁻17। तो हमें इन तीनों की फ्रिक्वेंसी गिवन है। ठीक है, इन तीनों की फ्रिक्वेंसी गिवन है, लेकिन जो डी एंड ई है इन दोनों की हमें वेवलेंथ गिवन है। तो डी की वेवलेंथ 350 नैनोमीटर, तो इसकी 100 नैनोमीटर। तो इसकी भी हम इन दोनों की हमें वेवलेंथ गिवन है। क्लियर, इन दोनों की हमें वेवलेंथ गिवन है। तो हमने बेटा देखो इसमें करना क्या है, हम पहले क्या करेंगे, सभी को वेवलेंथ में फ्रिक्वेंसी में निकालेंगे। इनकी तो फ्रिक्वेंसी गिवन है तो इनकी हम वेवलेंथ निकालेंगे। तो अगर मैंने डी की फ्रिक्वेंसी निकाल ली तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा c/λ। तो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3 × 10⁸ और वेवलेंथ कितनी आ गई 350 10⁻⁻9। तो इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी 10⁻14, 8 × 10⁻14। अगर मैं ई की फ्रिक्वेंसी निकालूं तो फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी c/λ। तो c कितना हमारे पास 3 × 10⁸ और इसकी हमें वेवलेंथ कितनी दे रखी है 100 नैनोमीटर। 100 मतलब 100 × 10⁻⁻9। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 × 10⁻15। तो देखो बेटा हमें सभी की फ्रिक्वेंसी पता चल गई, ए की, बी की, सी की, डी की एंड ई की। तो अब हमने करना क्या है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी अरेंज करेंगे। तो बेटा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले देखो इसकी पावर 15, 14, 17, 14 एंड 15 सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है सी की। तो सबसे ज़्यादा सी की एनर्जी होगी। उसके नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास 17 के बाद कौन आएगा हमारे पास 15। तो इसके पास 3 × 10⁻15, इसके पास ओनली 10⁻15। तो नेक्स्ट हमारी किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी ई की आ जाएगी। उसके बाद 15 ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा आ जाएगी। और अब हम देखेंगे डी एंड बी में, तो इसकी पावर 10⁻14, दिस वन इज़ 8 × 10⁻14। तो फिर हमारे पास डी आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास बी आ जाएगा। मतलब जिसकी हमारे पास फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा सी, देन ई, फिर ए, फिर डी एंड लास्ट में बी। तो बेटा देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी पोसेस वाया फोटोन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद प्लैटिनम मेटल। तो उन्होंने बोला कि कितनी कम से कम एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, कि हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके प्लैटिनम मेटल से। ठीक है, तो उन्होंने बोला व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब कि हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो वो अल्टीमेटली हमें पूछ रहे हैं कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालें। मतलब हमें वो वर्क फंक्शन पूछ रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा देखो उन्होंने बोला मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी पोसेस बाय फोटॉन्स टू प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कम से कम कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए प्लैटिनम से। इट मीन्स वो मुझे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बेटा हमें एच की वैल्यू गिवन कर रखी है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड।
ठीक है। और उसके बाद देखो, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें वैल्यू दे रखी है, एक और वैल्यू दे रखी है हमें, फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी गिवन दे रखी है 1.3 × 10⁻15 पर सेकेंड। तो हमें ई निकालना है, तो ई नोट क्या आ जाएगा h × f नोट। तो h की वैल्यू कितनी है 6.6 × 10⁻34 जॉल सेकेंड, और f की वैल्यू कितनी आएगी 1.3 × 10⁻15 पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड और पर सेकेंड क्या हो जाएंगे, कैंसर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6.6 को 1.3 से मल्टीप्लाई करो तो पावर्स को देखो -34, यहाँ पर +15 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 8.58 × 10⁻−19 जॉल। यही बेटा हमारे पास क्या होगा आंसर। तो देखो कौन सी ऑप्शन बन रही है हमारे पास, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बन रहा है 8.58 × 10⁻−19 जॉल। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास कौन सा है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली। उन्होंने बोला हमारे पास एक फिगर है, उसको केयरफुली ऑब्जर्व करो और सिलेक्ट करो इनकरेक्ट ऑप्शंस क्या होगी। तो बेटा सबसे पहले आप अगर ग्राफ को देखोगे, फिगर को देखोगे, तो एक तरफ हमें क्या दिया हुआ है वेवलेंथ। तो पहले हम ऑप्शंस को बाद में रीड करेंगे, पहले फिगर को केयरफुली देखते हैं। एक तरफ बेटा हमें वेवलेंथ दे रखी है, एक तरफ इंटेंसिटी दे रखी है कि उसका रिलेशन टेम्परेचर है, T1 इज़ अ टेम्परेचर, T2 इज़ अ टेम्परेचर। तो बेटा हम देख रहे हैं वेवलेंथ, इंटेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में, इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ हमें फिगर दिखाई दे रही है। तो आपने एक बात याद रखनी है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे, जो रेडिएशंस है उनकी इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो इंटेंसिटी होगी रेडिएशंस की वो क्या होगी हमारे पास इंक्रीज होगी, और जो रेडिएशंस की वेवलेंथ होगी, ठीक है, रेडिएशंस की वेवलेंथ होगी वो शॉर्टर होगी, मतलब वो कम होगी। वेवलेंथ होगी, ठीक है, इन रेडिएशंस की वो क्या होगी कम। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ क्या करेगी डिक्रीज। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखने अपने। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी ऑप्शंस। तो बेटा इसकी ऑप्शंस को देखो ध्यान से। पहला ऑप्शन, एज द टेम्परेचर इंक्रीज मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट टू अ शॉर्टर वेवलेंथ। तो हमने यही पढ़ा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो उसकी मैक्सिमा होगा, जो इस कर्व की वेवलेंथ होगी वो शॉर्टर होगी। तो हमने यही पढ़ा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वेवलेंथ डिक्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट तो बेटा राइट है, ठीक है। तो सेकेंड देखो, द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी। तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी लाइट जो हो रही है वो ब्लैक बॉडी से एमिट होगी, एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। तो बेटा ये आपने बात याद रखनी है। ये सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि जो भी ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस निकलेंगी, ठीक है, लाइट निकलेंगी, ठीक है, तो वो उस कहाँ पर किस पर डिपेंड करेंगी, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, क्लियर। तो डी ऑप्शन को देखते हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। कहते हैं कि अगर कोई एक टेम्परेचर को ले लेते हैं, हम मान लो मैंने T2 को कंसिडर कर लिया, एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीज। तो देखो अगर मैं T2 की बात ले रही हूँ तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है हमारे पास, सबसे पहले अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही हूँ तो इंटेंसिटी भी क्या हो रही है हमारे पास इंक्रीज़। तो उन्होंने बोला कि गिवन टेम्परेचर के ऊपर इंटेंसिटी जो रेडिएशंस की है वो इंक्रीज़ होगी विद इंक्रीज़ और वेवलेंथ। तो देखो इस तरफ इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, इस तरफ वेवलेंथ भी बढ़ रही है। तो उन्होंने बोला रीच एट अ मैक्सिमम वैल्यू। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे पास इंटेंसिटी और वेवलेंथ दोनों मैक्सिमम वैल्यू पर होगी गिवन वेवलेंथ की, एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। और उसके बाद देखो जो होली होली डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगी, धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है विद फर्दर इंक्रीज और वेवलेंथ। अगर आप फर्दर वेवलेंथ 1000 से 2000 तक लेके चलेंगे तो देखो वेवलेंथ और इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि पहले क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है गिवन टेम्परेचर की, अगर आप इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, वेवलेंथ भी, और उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू होगी
ठीक है, वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाएगी अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो। ठीक है, तो ये भी सही बोला उन्होंने। तो ऑप्शंस क्या होगा, तो बोल रहे हैं फॉर द गिवन फिगर T1 ग्रेटर देन T2। तो अगर हम T1 को T2 से कंपैरिजन करें तो अगर देखो T1 का जो T1 है उसका टेम्परेचर कम है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी भी कम आ रही है और T2 के कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी भी ज़्यादा आ रही है। तो हमारे पास T2 ग्रेटर देन T1 होना चाहिए था। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट। सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, इनकरेक्ट। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया उन्होंने, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एच की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी भी हमें गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पूछा क्या है हमें इस क्वेश्चन में, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रिक्वेंसी। तो बेटा हमें फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, एच भी गिवन है, सी भी गिवन है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है। तो उन्होंने वेवलेंथ पूछा, तो उन्होंने बोला वेवलेंथ को हमने नैनोमीटर में निकालना है। ठीक है, ठीक है कि नैनोमीटर के हिसाब से निकालो। तो बताओ इन ऑप्शंस में किस ऑप्शन के क्लोज हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बेटा हमें एच की वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और हमें सी की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एच की वैल्यू जॉल सेकेंड में गिवन है। तो उन्होंने हमें फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है 8 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। तो हमें देखो बेटा वेवलेंथ निकालनी है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं CY/F, CY फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो हमें एच की कोई नीड नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम सी की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एफ की वैल्यू देख लो कितनी फ्रिक्वेंसी की, 8 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसर। जब हम 3.8 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3.8 को डिवाइड करेंगे, ऊपर 10⁻+8 है, यहाँ पर +15 था, ऊपर जाकर -15 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 3.8 को जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.375 इंटू 10⁻⁻7। तो हमने क्या करना बेटा, एक पॉइंट को शिफ्ट कर दो, यहाँ पर जितने पॉइंट हम राइट साइड जाएंगे उतना हमारे पास माइनस आ जाएगा 10 की पावर में, तो आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻⁻8। तो यूनिट्स हमारे पास मीटर, मीटर एंड मीटर। ओके बेटा, तो देखो एक मीटर में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, 10⁻⁻9 नैनोमीटर। तो हम मीटर की जगह नैनोमीटर की वैल्यू पुट कर देंगे 3.75 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻, मीटर की जगह मैंने लिख दिया 10⁻9 नैनोमीटर। तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 3.75 को हम अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू -8 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 नैनोमीटर। तो अप्रोक्स के साथ वैल्यू हम निकाल रहे हैं 4 इंटू 10⁻1 नैनोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि अप्रोक्स में निकालो, हमें बताओ किसके क्लोजेस्ट आ रही है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 600 वाट मर्करी लैम्प एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 331.3 नैनोमीटर। तो हमें पावर गिवन है 600 वाट और हमें वेवलेंथ गिवन है 331.3 नैनोमीटर। हाउ मैनी फोटोन्स, मतलब कितने फोटोन्स पर सेकेंड में एमिट होंगे, वो वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो हम देखो बेटा कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स किस फॉर्मूले से निकालते हैं, E = NhC/λ। तो n इज़ अ नंबर ऑफ फोटोन, तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल देने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकालेंगे, देखो बेटा अगर हमारे पास क्या है, पावर कितनी है 600, पावर कितनी है 600 वाट, तो मैं इसको जॉल में कन्वर्ट कर दूंगी, एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 600 जॉल पर सेकेंड। तो इसको लिख रही हूँ मैं 600 जॉल पर सेकेंड। तो हमारे पास एनर्जी बन गई। वेवलेंथ कितनी है 331.3, तो नैनोमीटर को लिख देंगे 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, और इसमें आ गया एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो बेटा देखो जॉल से जॉल कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो गया, तो हमें आंसर आएगा पर सेकंड में। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब हम ऊपर वाली 600 को 331.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 198780 इंटू 10⁻⁴ ए हमारे पास -9 -34 ऊपर जाकर +34 बन जाएगा, और जे +8 है ऊपर जाकर -8 बन जाएगा, और 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 आएगा हमारे पास। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो n = हम इसको लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, इसको हम 198780.0 अपनी तरफ से मैंने पॉइंट लगा लिया तो 19.8 आ गया, क्लियर। और इंटू 10⁻⁴ कितना बन रहा है, देखो -8 -9 कितना बन जाएगा, -17, तो 34 - 17 आ जाएगा हमारे पास। तो मैंने देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऊपर भी 19.8 बना लिया क्योंकि नीचे भी 19.8 था, तो मैं 4 पॉइंट किसकी तरफ मूव कर रही हूँ, लेफ्ट साइड की तरफ। तो हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट इसमें ऐड कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा 19.8 इंटू 10⁻⁴ इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21, कैंसिल आउट हो गया, और n की वैल्यू आ गई 10⁻21 पर सेकेंड। यही हमारे पास था आंसर, क्योंकि हमारे पास जॉल भी कैंसिल था, सेकेंड पर सेकेंड, मीटर भी, तो हमारे पास एक ही यूनिट्स बच रहा था, पर सेकेंड एंड पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो बेटा देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो उन्होंने बोला इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट विच फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। तो बोल रहे हैं कि हमें बताओ कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो कितनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, इस ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए कि हमारे पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी बचे। ठीक है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, H न्यू माइनस न्यू नॉट। तो देखो हमारे पास जो न्यू है वो क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो हम मेटल को देते हैं, और न्यू नॉट क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैं ना अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो देखो अगर मैं ना ए ऑप्शन को देखूँ, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चारों की चारों ऑप्शंस डिफरेंट है। तो बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, उन्होंने बोला सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए, तो हमें कितनी फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो मैंने न्यू नोट को ज़्यादा रख दिया न्यू नोट से। ठीक है, तो मान लो न्यू नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रही हूँ, तो न्यू नोट की वैल्यू कितनी है 4। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 8 - 4, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी हमारे पास 4। तो कुछ ना कुछ आंसर बच रहा है हमारे पास, सर्टेन काइनेटिक एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो अगर बेटा तो हमें इतना तो पता है कि हमें थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन्होंने बी ऑप्शन में बोला कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, तो बी तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि थ्रेशोल्ड से इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी काइनेटिक एनर्जी आएगी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन में बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो देखो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तो हो ही नहीं सकती ज़्यादा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो ए और डी ऑप्शंस में हमें कन्फ्यूज़न है। तो देखो बेटा ए में बोला कि जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, वो हमने प्रूव कर दिया। अगर मैं डी ऑप्शंस को भी देखूं ध्यान से, तो उन्होंने बोला कि न्यू नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट, मतलब कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी हो वो ज़्यादा भी हो सकती है तब भी काइनेटिक एनर्जी आएगी, अगर इक्वल टू होगी तब भी काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो हम देख लेते हैं, तो अगर तो ज़्यादा मैं न्यू की वैल्यू रखती हूँ इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी की, देन तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है। लेकिन मैं दोनों की वैल्यू अगर सेम रख दूँ, मान लो मैंने दोनों की वैल्यू 4 रख दी, मतलब जितनी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है मैंने उतनी ही क्या देती इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 0, तो काइनेटिक एनर्जी तो आएगी नहीं। तो उन्होंने बोला वो ऑप्शंस कौन सी होगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के साथ साथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी भी हो, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी बचे, तो आंसर इज ए। तो हमारे पास अगर इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी तभी हमारे पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बचेगी, तो आंसर इज ए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास कौन सा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल ऑफ सरफेस। कह रहे कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है इजेक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करो। फ्रिक्वेंसी गिवन दे रखी है 2 × 10⁻15 हर्ट्ज।
ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दे रखी है 7 × 10⁻14 हर्ट्ज़। तो हमें उन्होंने बोला है कि वेलोसिटी निकालो, ठीक है। तो हमें पता बेटा काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी अभी हमने क्वेश्चन किया h फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा h = f माइनस एफ नॉट। तो हमने वेलोसिटी निकालनी है तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा f माइनस एफ नॉट और नीचे क्या जाएगा हमारे पास मास। तो वेलोसिटी स्क्वायर वहाँ पर जाके क्या बन जाएगा √2 × h f माइनस एफ नॉट बाई एम। तो सभी वैल्यूज़ हमें पता है, वैल्यूज़ पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 h कितना आ जाएगा 6.6 × 10⁻−34 और फ्रिक्वेंसी कितनी गिवन है 2 × 10⁻15 और 7 × 10⁻14 और मास कितना आ जाएगा मेरे पास 9.1 × 10⁻31। ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.6 को 2 से, क्या आ जाएगा 13.2। ठीक है। तो इसकी पावर मैंने 14 बना दी, तो हम इसको लिख सकते हैं -34। तो अगर मैं 2 को देखो यहाँ पर 10 की पावर 15 है, 10 की पावर 14 है, तो यहाँ तो मैं 15 बना लूँ दोनों तरफ, जा तो 14। तो मैं यहाँ पर 20 लिख के 10⁻14 बना रही हूँ ताकि मैं आसानी से कॉमन निकाल सकूँ वैल्यूज़ को। तो 9.1 × 10⁻31। तो वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास 13.2 इंटू, तो 10⁻14 को हमने कॉमन निकाल लिया। तो 20 - 7 कितना बचा हमारे पास 13 और 9.1। तो ये बेटा जो -31 था ऊपर जाकर +31 बन गया। और मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ गई 18.8 × 10⁻11। ठीक है। तो देखो बेटा अगर हम किसी भी 10 की पावर को √ से बाहर निकालेंगे तो उसको पहले हमें इवन करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करें, मैं एक पॉइंट लेफ़्ट की तरफ जा रही हूँ, तो एक पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1.88 × 10⁻12। तो अब हमने 10 की पावर को इवन बना लिया, तो हम क्या करेंगे, कैसे बाहर निकालेंगे। अब इसको क्या करो हाफ कर दो 10 की पावर को। तो 10 की पावर क्या थी 12, तो हमने 12 का हाफ किया तो 6 बन गया। और 1.88 का √ होता है 1.37 और इसका हाफ करेंगे तो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास क्या होगा आंसर 1.37 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हमारा आंसर आएगा बेटा ए ऑप्शन 1.37 × 10⁻6। तो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम इज द बेस्ट डिपिक्टेड बाय द गिवन फिगर। तो हमें एक गिवन फिगर दे रखी है, तो हमें बताना है जो गिवन फिगर जो दे रखी है इसमें कौन सा स्पेक्ट्रा है। तो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा है, या नन ऑफ दिस। ठीक है। तो बेटा हम पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। एक तरफ हमारे पास एक्साइटेड सब्सटेंस दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ से हमारे सैंपल दिया हुआ है, जहाँ से रेडिएशंस निकलेंगी। ठीक है। अगर यहाँ से रेडिएशंस निकल रही हैं, यहाँ से रेडिएशंस निकल कर किस पर फॉल हो रही है हमारे पास प्रिज्म के ऊपर। तो प्रिज्म से अगर हम प्रिज्म से देखें तो प्रिज्म से जब ये रेडिएशंस पास आउट होंगी तो जो 2 लाइंस दिखाई दे रही हैं, इट मीन्स हम प्रिज्म के बीच में से पास आउट होने के बाद हमारे पास 2 वेवलेंथ बन रही है। तो बेटा एक बात याद रखना, अगर लाइट क्या हो रही है किस प्रिज्म से एमिट हो रही है, प्रिज्म से पास आउट होकर, ठीक है, एमिट हो रही है, तो अगर वो लाइट सेपरेट हो रही है इनटू डिस्क्रीट वेवलेंथ। ठीक है। तो देखो मतलब दोनों की अलग अलग वेवलेंथ आ रही है, सेपरेट हो रही है, तो इसे हम स्पेक्ट्रा को क्या बोलेंगे, ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है। तो देखो बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर एक आप लाइन लिख सकते हो, द लाइट एमिटेड बाय अ सैंपल which passed through prism, अगर वो प्रिज्म से पास आउट होगी एंड सेपरेट, वो सेपरेट हो रही है। देखो हमारे पास 2 लाइंस दिखाई दे रही हैं, एंड सेपरेटेड, अगर वो सेपरेट हो रही है, सेपरेट इनटू डिस्क्रीट वेवलेंथ।
ठीक है। तो हमारे पास दो अलग अलग वेवलेंथ्स आएंगी, ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलेंगे इज कॉल्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे हम? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? बी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। तो बेटा देखो, हम इस क्वेश्चंस को और कैसे देख सकते हैं। हमारे पास एक्साइटेड सैंपल है, तो वो प्रिज्म से पास आउट हुआ, तो फिर उसने लाइट को क्या किया? एमिट किया। तो बेटा इसको हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। अब्जॉर्प्शन तो बोल नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो कोई हमारे पास सोल्यूशन है ही नहीं। तो सोल्यूशन नहीं होगा तो हमारे पास लाइट कौन ऑब्जॉर्व करेगा? ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास दो लाइंस दिखाई दी हुई हैं, तो इनकी वेवलेंथ अलग अलग होगी, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा। जैसे एक्साइटेड सब सैंपल लिया, एक्साइटेड सैंपल को जब भी हम प्रिज्म से निकालेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन तो है नहीं, तो इसलिए इसको हम अब्जॉर्प्शन नहीं बोल सकते, तो इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम द, उन्होंने बोला बाल्मर सीरीज है तो हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम होगा, तो हमारी जो ट्रांजिशन होगी कहाँ से कहाँ तक होगी? तो बेटा बाल्मर अगर हम बाल्मर सीरीज की बात करें तो N1 की वैल्यू क्या होती है? 2, और N2 की वैल्यू क्या होगी? 3, 4 एंड 5। तो फर्स्ट लाइन कहाँ से आएगी? 3 से 2 फर्स्ट लाइन, ठीक है, और 4 से 2 क्या होगी? सेकेंड लाइन, और 5 से 2 क्या होगी हमारे पास? थर्ड लाइन। तो उन्होंने थर्ड लाइन्स का ही पूछा हमें, तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में थर्ड लाइन का पूछा, तो थर्ड लाइन कहाँ से होगी? फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकेंड बोहर ऑर्बिट। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सेकेंड ऑप्शन, मतलब फिफ्थ बोहर ऑर्बिट टू सेकेंड बोहर ऑर्बिट हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑर्बिट टू द बोहर, अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? NH/2π। तो हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। तो उन्होंने बोला हमें फिफ्थ ऑर्बिट, तो बेटा फिफ्थ ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5। अगर n की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है तो हम इसमें पुट कर देंगे 5h/2π, और 5 का हाफ किया कितना आ गया? 2.5h/π। यही हमारे पास आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा? बी, 2.5h/π। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एन इलेक्ट्रॉन E1 इज मूविंग इन द फिफ्थ स्टेशनरी स्टेट एंड अनदर इलेक्ट्रॉन E2 इज मूविंग इन द फोर्थ स्टेशनरी स्टेट। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन E1 है और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन E2 है। तो E1 की जो स्टेशनरी स्टेट है, मतलब n की वैल्यू, उसको वैल्यू गिवन है 5, हम N1 5 ले लेते हैं, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए हम N2 ले लेंगे, इसकी वैल्यू हम ले लेंगे 4। ठीक है, ओके। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिफ्थ स्टेट में, सेकंड इलेक्ट्रॉन फोर्थ स्टेशनरी स्टेट में, तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन R1। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रेडियस है बेटा कितना बताया उन्होंने? 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन 2। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन का रेडियस होगा उसके 5 टाइम्स होगा हमारे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रेडियस। तो उन्होंने बोला व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द वेलोसिटी, बोला उन्होंने इलेक्ट्रॉन 1 की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन 2 की वेलोसिटी का रेशो बताओ हमें क्या होगा। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चंस, ये हमारे पास था गिवन। तो इसका बेटा सोल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, मतलब एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होती है? NH/2π के बराबर। ठीक है, और इसको हम ले लेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, ऐसे लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये लिखेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी किसकी गिवन आएगी? NH/2π। तो दोनों की रेशियो कर दी, 2π से 2π कैंसिल, h से हमारा h क्या हो जाएगा? कैंसिल। दोनों इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? सेम, तो मास भी कैंसिल। हमारे पास बचा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इंटू रेडियस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इंटू रेडियस ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन।
तो इस तरफ बचा हमारे पास फर्स्ट n1 और n2, और n1 कितना है हमारे पास, n1 की वैल्यू कितनी गिवन है 5, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में था, फोर्थ स्टेट में। ठीक है बेटा, तो देखो दोनों की वेलोसिटी पूछी और उन्होंने बोला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रेडियस 5 इंटू सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के रेडियस की जगह लिख सकती हूँ 5 इंटू सेकेंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं लिख सकती हूँ वेलोसिटी ऑफ 1 5 इंटू रेडियस ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इंटू रेडियस ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन 5/4, तो रेडियस कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन 5/4, तो ये हमारा जो 5 था ये चला जाएगा नीचे, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन 1/4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:4। तो चेकआउट करो कौन सी ऑप्शन है 1:4, तो डी हमारा आंसर होगा 1:4। तो बेटा देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ r इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन एज, तो हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो होगा r, और नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट, तो हमें nth बोहर ऑर्बिट का रेडियस पूछा गया है। तो बेटा रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट होता किसके बराबर है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का जो रेडियस होगा किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इंटू n स्क्वायर बाय z, तो z यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक नंबर, जिस एटम के लिए पूछा गया है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना दिया हमारे पास r, तो पूछा उन्होंने nth ऑर्बिट के लिए, तो n की जगह n ही रहने देंगे, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, आंसर आ गया Rn², तो हमारा आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इज आवर आंसर Rn²। बेटा देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट of the hydrogen atom is -3 to 8 किलोजूल पर मोल, द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट वुड बी, तो हमें सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी गिवन है, एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट की बेटा हमें एनर्जी गिवन है -3 to 8 किलोजूल पर मोल, और हमें पूछा किसके लिए गया है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की। तो अभी हमने फॉर्मूला किया, ठीक है, तो अगर हमारे पास पहले से वैल्यू गिवन होगी, तो देखो मेरे पास सेकेंड ऑर्बिट की वैल्यू है -3 to 8 किलोजूल पर मोल, तो मैं nth के लिए देखो ऑप्शंस भी देख लो, सभी ऑप्शन किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, इसका मतलब मैं nth का जो आंसर निकालूंगी वो भी किलोजूल पर मोल में निकालूंगी। तो लगा लो फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट किसके बराबर होगी, किलो जूल के फॉर्मूला लगा लो, -1312 इंटू Z² किलो जूल पर मोल, तो -1312, तो बात किसकी की उन्होंने, हाइड्रोजन की, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, तो पूछा उन्होंने किस ऑर्बिट के लिए, फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए पूछा उन्होंने, ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट के लिए पूछा, तो अगर वो हमसे फोर्थ ऑर्बिट के लिए पूछ रहे हैं तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4, तो यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1312/16, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -2082 किलो जूल पर मोल, तो हमारे पास आंसर होगा बी ऑप्शन, -82 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r3 एंड द रेडियस ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट इज r4 देन, तो देखो रेडियस ऑफ हमें बताया r4 और r3, मतलब हमें जो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस है वो r3 बोल दिया, फोर्थ का रेडियस हमें r4 बोल दिया, तो उन्होंने देखो ऑप्शंस में हमें r4 की वैल्यू निकालने को बोला, ठीक है, तो हम r4 की वैल्यू निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ r3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो बेटा गिवन के हमारे पास रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना दिया उन्होंने हमें r3, और रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस दिया उन्होंने r4, तो हम क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का बेटा रेडियस क्या होगा हमारे पास
0.529 इंटू एन स्क्वायर वाई जेड ऑंगस्टोन। तो हम अगर R3 के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.529, R3 मतलब n की वैल्यू थर्ड ऑर्बिट, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 3, तो Z के आ गया एटॉमिक नंबर 1 ऑंगस्टोन। अगर हमें उन्होंने पूछा R4 के लिए तो हम निकालेंगे 0.529 इंटू एन की वैल्यू R मतलब फोर्थ ऑर्बिट, तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर वाई 1 ऑंगस्टोन। तो हम दोनों की रेशो निकालेंगे, R4 की रेशो निकालो R3 से, तो R4 की वैल्यू 0.529 इंटू 4 4 ज़ा 16 ऑंगस्टोन, और इसकी नीचे R3 की 0.529 इंटू 3 3 ज़िक्का 9 ऑंगस्टोन। तो 0.29 0.529 कैंसिल, ऑंगस्टोन से ऑंगस्टोन कैंसिल, तो हमारे पास R4 रेशो R3 कितना आ गया 16/9। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, R4 की वैल्यू कितनी आएगी 16/19 इंटू R3, यही हमारे पास था आंसर। तो देखो कौन सा आंसर आया, R4 16/9 R3, आर आंसर इज बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, अमोंग हाइड्रोजन लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, इनमें से कौन बोहर सा मॉडल एक्सप्लेन कर पाएगा। मतलब हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम 2 पॉजिटिव है, हीलियम पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो उन्होंने बोला बोहर सा मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा, बोहर किसका स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाएगा। तो बेटा जिसके पास यूनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी को ही बोहर एक्सप्लेन कर पाएगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने 1, तो लिथियम 2 पॉजिटिव, तो एटॉमिक नंबर कितना इसके पास 3, तो इलेक्ट्रॉन कितने 3 से 2 लॉस हो गए, कितना बच गया 1। बेरिलियम 3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 4, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने बचे 4 में से 3 इसने लॉस कर दिया, आंसर इज 1, ठीक है। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर कितना आ गया 13, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन 30 से 3 लॉस कर दिए 10। तो देखो बेटा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 पॉजिटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 3 पॉजिटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो इन तीनों का स्पेक्ट्रा जो होगा बोहर एक्सप्लेन कर पाएगा इस मॉडल को। तो देखो पहला ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा क्योंकि एल्यूमिनियम को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा, ऑल अदर स्पीशीज एक्सेप्ट बेरिलियम 3, तो कहते हैं बेरिलियम 3 को छोड़कर सभी। तो देखो बेटा बेरिलियम 3 को क्यों छोड़ेंगे हम, इसके पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, बोहर इसको एक्सप्लेन कर पाएगा। तो डी ऑप्शन ऑल अदर एक्सपेक्ट एल्यूमिनियम 3, तो डी ऑप्शन इज आर आंसर, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को छोड़कर हमारे पास जितने भी ऑप्शन है उनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो बोहर मॉडल इन सभी को एक्सप्लेन कर पाएगा, सिर्फ एल्यूमिनियम को 3 पॉजिटिव को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा डी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी पूछा उन्होंने, सेकंड बोहर ऑर्बिट है तो एटम हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हमारे पास देखो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास एनर्जी क्या आएगी, nth ऑर्बिट के लिए -13.6 इंटू जेड स्क्वायर वाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उन्होंने सेकंड ऑर्बिट बोला मतलब n की वैल्यू 2, हाइड्रोजन बोला मतलब एटॉमिक नंबर 1। तो मेरे पास सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या आएगा 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर वाई 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर E2 इक्वल टू 13.6/4। तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जॉल्स होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। तो हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 13.6/4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। तो इसको कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा -5.44 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। तो यही हमारे पास क्या होगा आंसर। तो चेकआउट करो कौन सा आंसर आ रहा है हमारे पास, जॉल ऑप्शन वाला, तो डी इज आर आंसर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन इन लिथियम 2 पॉजिटिव, कहते हैं लिथियम 2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन है उसको हमने एमिट करना है N2 स्टेट से, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट में पड़ा होगा। तो उन्होंने ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी बताई हुई है हमें
0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि अगर ग्राउंड स्टेट से अपने इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब हमारा इलेक्ट्रॉन n2 में है, इट मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, तो हमारा इलेक्ट्रॉन किस में होगा, सेकेंड ऑर्बिट में। तो बेटा हम एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, -13.6 इंटू Z²/n²। तो मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला लगाया क्योंकि मेरी सभी ऑप्शंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। तो हमने एनर्जी निकालनी है 13.6 इंटू, तो लिथियम की बात हो रही है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो कैलकुलेट करके हमारा आंसर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कितनी एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड, मतलब वो हमसे आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहे हैं। ठीक है, सेकंड में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं, तो हम एटम को एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हम एटम को एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कितनी एनर्जी चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉन इन द लिथियम 2 पॉजिटिव आयन टू बी एमिटेड। तो सेकंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें एनर्जी क्या चाहिए, हम एटम को एनर्जी देंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने एनर्जी निकालनी है। तो अगर हमारा ग्राउंड स्टेट में होगा, जीरो स्टेट में होगा, तो उसमें कोई एनर्जी नहीं आएगी, जीरो। तो हम क्या कर देंगे, माइनस सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की, तो क्या आ जाएगा 13 पॉइंट माइनस कितना हो गया, प्लस 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो हमारा आंसर होगा 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी ऑप्शन इज आर आंसर। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैंने हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द एटम कॉरस्पॉन्डिंग टू n = 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितनी दी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उन्होंने पूछा किसके लिए, फॉर n = 2 के लिए। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो लगा लो फॉर्मूला 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्या आएगा -13.6 इंटू Z का हाइड्रोजन की बात की है तो Z1, सेकेंड स्टेट की बात की है तो 2, कितना आ जाएगा -13.6/4, तो आंसर आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा ए ऑप्शन इज आर आंसर। तो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट 0.53 ऑंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है, इन अ सिमिलर स्टेट इज। तो उन्होंने बोला अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो रेडियस कितना आ रहा है 0.53 ऑंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन के लिए। तो कहते हैं स्टेट सेम है, सिमिलर स्टेट है, तो लिथियम 2 पॉजिटिव का कितना रेडियस आएगा। ठीक है, तो लिखो रेडियस फॉर हाइड्रोजन के लिए रेडियस आएगा 0.530 ऑंगस्ट्रॉम। तो उन्होंने पूछा रेडियस फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव, तो क्या होगा रेडियस, इसके लिए हमें पूछा गया है। तो रेडियस क्या होगा हमारे पास, रेडियस ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव किसके बराबर आएगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इंटू n²/z। तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना आ रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन के को यूज़ करेंगे हम 0.530 इंटू n की वैल्यू कितनी आ गई, सिमिलर स्टेट बोला है तो n 1 आ जाएगा, तो एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 3। तो आंसर आएगा 0.530 ऑंगस्ट्रॉम में बाय 3 ऑंगस्ट्रॉम। तो कैलकुलेट करेंगे 0.176 ऑंगस्ट्रॉम। तो क्या कौन सा आंसर आ गया हमारे पास, ए ऑप्शन 0.17।